अच्छा सर। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good बच्चों. evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. प्रियंका, सिन्हा, नाजबानो, अर्चना, प्रांजल, अनुराग, प्रिंस, सोनम, दुर्गेश, मानसी, हेमंत, जयपाल, भाग्या, राहुल. गुड इवनिंग टू ऑल. बच्चों, आज हमें प्रिज्म को आगे बढ़ाना है. कल हमने डिस्कस किया था कि एक प्रिज्म है, उसमें लाइट इंटर कर रही है, फिर इधर चली गई, डेविएट हो गई. तो जो लाइट का डेविएशन था उसके फार्मूले हमने देखे. मैं लिख रहा हूं प्रकाश का विचलन. जो मिनिमम डेविएशन पर, न्यूनतम विचलन पर जो म्यू होता है वो आता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2. ठीक है ना. एक फार्मूला तो ये था. दूसरा मैंने बताया, अगर प्रिज्म एंगल ए जो है अगर वो बहुत छोटा हो बेटा, वेरी स्मॉल, तो मिनिमम डेविएशन का फार्मूला ये आता है म्यू माइनस 1 इंटू ए. अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर वेरी स्मॉल का मतलब यही है 2, 4, 5 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री. वो वेरी स्मॉल की कैटेगरी में नहीं आता बेटा. इसके अलावा मैंने आपको 1-2 चीजें और बताई थी. मिनिमम डेविएशन पर जब न्यूनतम विचलन होता है उस समय आई और ई, आपतन कोण और निर्गत कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हो जाते हैं. और एक और बात थी, R1 और R2 ये दोनों a/2 हो जाते हैं. तो ये कब होता है? सिर्फ न्यूनतम विचलन पर, मिनिमम डेविएशन पर होता है, हर समय नहीं होता. ध्यान रखना. बस ये हमारा कल का पूरा रिवीजन हो गया. अब हम यहां से क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं. तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लिखो. बच्चों, एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक √2 है. क्वेश्चन है, एक प्रिज्म है, उसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है. प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है बेटा, 60 डिग्री. प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है. उसने कहा है यदि प्रकाश न्यूनतम विचलन की अवस्था में है तो बताइए कितना आपतन कोण होगा. कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन. आपतन कोण बताइए यदि प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है तो. ठीक है, आई निकालना है और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है बेटा. बस इन्हीं से निकलेगा आराम से. ये मत लगाना है यहाँ पर, क्योंकि मैंने प्रिज्म एंगल 60 डिग्री दिया है. 60 डिग्री बहुत बड़ा एंगल होता है.
तो ये लगाना होगा आपको, है ना। वैसे इसमें तो इसकी भी जरूरत पता नहीं पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो मिनिमम डेविएशन तो पता ही नहीं है आपको, न्यूनतम विचलन की वैल्यू नहीं पता, तो आपको इससे करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, इससे हो जाएगा। हाँ, - 45 डिग्री। जयपाल बोल रहा है 45, दुर्गेश आहुति 45, हिमांशु 45, गरिमा 45, हेमंत 45, भारती 45, नेहा 45, अनुराग 45, मानसी 45। सबका 45 आ रहा है। बच्चों देखो, क्वेश्चन में हमें ये तो दिया ही है कि मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन लगानी है, न्यूनतम विचलन काम में लेना। बेटा मिनिमम डेविएशन पर जो R1 होता है a/2 होता है, a कितना है 7, R1 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हो गया बच्चों, म्यू बराबर क्या होता है साइन I अपॉन साइन R1। याद है प्रिज्म में दो सरफेस होते थे, पहले सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा दिया मैंने, इससे साइन I निकाल लो, साइन I होगा म्यू साइन R1। म्यू कितना दिया है बेटा √2, R1 कितना है 30, यहाँ पर 30 रखोगे तो साइन 30 होता है 1/2। बेटा ऊपर √2 है, नीचे 1/2 है, तो ये 1/√2 बचेगा। अब तुम खुद सोचो, अगर साइन I 1/√2 है तो I कितना आएगा, तो बच्चों I आएगा अपना 45 डिग्री। तो जितने भी बच्चों ने जवाब दिया सबका सही है बेटा, वेरी गुड। तो आज की शुरुआत अच्छी हुई, आपका आंसर सही है, अच्छी बात है बेटा। ओके सेक्टर 10 बी मार्केट के पास। बेटा ये म्यूट करना भूल जाते हैं आप लोग, घर की आवाजें आती रहती है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रिज्म है, इसका ये वाला एंगल A है, प्रिज्म एंगल, लेकिन हमने इस प्रिज्म के इधर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने का मतलब इसे मिरर बना दिया, मिरर दर्पण बना दिया। बच्चों यहां से कोई लाइट गई, इसका आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a है, फिर अंदर गई
और वहां से परावर्तित होकर वापस आ गई। दोबारा सुनो, यहां से कोई लाइट गई, अंदर गई, बिल्कुल इससे टकराकर वापस आ गई उसी रास्ते पर वापस आ गई। तो आपको बताना है इस प्रिज्म का म्यू कितना होगा। म्यू जो आएगा वो आपका एक ही टर्म्स में आएगा, प्रिज्म कोड की टर्म्स में। क्वेश्चन फिर से सुन लो बेटा, एक प्रिज्म है, उसका प्रिज्म एंगल ए है और प्रिज्म की जो दूसरा सरफेस है उसको पॉलिश कर दिया, दर्पण बना दिया, मिरर। यहां से कोई लाइट गई, मिरर से टकराकर वापस आ गई, ये वाला एंगल 2a है, तो म्यू बताना है कितना आएगा। बोलो बेटा, म्यू की वैल्यू बताओ, एक ही पदों में, एक ही टर्म्स में बताओ। देखो मैं करता हूं बच्चों, इधर देखो, अगर ये लाइट मिरर से टकराकर वापस आई है, इसका मतलब ये वाला एंगल तो 90 होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी लाइट वापस तभी आती है जब लंबवत टकराती है, परपेंडिकुलर टकराती है। बच्चों ये वाला कोण 90 हो गया, 90 और ये a है, तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस a। क्या हो गया? हाँ दुर्गेश, तुम्हारा आंसर सही है बेटा। तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस ए, और 90 में से 90 माइनस ए फिर घटा दो, तो बच्चों ये वाला एंगल आपका बन जाएगा ए। ये कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं आई है बताओ, मैं दोबारा समझा रहा हूं। ये 90 है, 90, ये ए है, तो ये बचा 90 माइनस ए। ये वाला कोण इधर लिख रहा हूं, ये बचा 90 माइनस ए। बेटे 90 में से फिर 90 माइनस ए घटाओगे तो ये ए बचेगा, बस हो गया काम। अब हमें आई पता है और r1 पता है। म्यू क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन r1। आई कितना है? 2a, तो ऊपर आएगा साइन 2a, और r1 कितना है? a, तो नीचे आएगा साइन a। बेटा एक फार्मूला अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बहुत पढ़ा है, साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा है ना, इसको खोल दो तो ये आएगा 2 साइन थीटा, यानी कि 2 साइन a cos a। और बच्चों नीचे साइन a है, तो बच्चों इस साइन a से साइन a कट गया और हमारा आंसर आ गया 2 cos a। तो दुर्गेश का और प्रांजल का दोनों का सही था बेटा। पूरी कैलकुलेशन देख लो, आराम से समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चों ये कोई प्रिज्म है जिसका कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री। इसकी भी पीछे वाली सरफेस को हमने मिरर बना दिया, दर्पण बना दिया। यहां से कोई लाइट आई और ये दर्पण से मिरर से टकराकर वापस लौट आई, वापस लौट आई। ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है बच्चों। अगर इसका μ√2 है तो इसका आपतन कोण बताइए। इसका म्यू दिया हुआ है √2 और एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है आपसे, आई बताइए, आई कितना होगा। बच्चों प्रिज्म एंगल एक बार 60 की जगह 30 कर लेना। ये मैं चेंज कर रहा हूं, ये 30 डिग्री है। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। हमारा एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण 30 डिग्री है और μ√2 है। पीछे वाली सरफेस को हमने दर्पण बना दिया, मिरर। यहां से लाइट गई, मिरर से टकराकर वापस आ गई। आपको आपतन कोण बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई तो बच्चा सही देगा ही देगा। देखो पिछले दोनों क्वेश्चन का जवाब आपने सही दिया, जिसने भी दिया सही दिया। इसका भी निकालो। पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है, बल्कि पिछले क्वेश्चन से आपको हिंट भी मिल जाएगा इस बार। शाबाश। अब नाम तो नहीं ले सकता, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। वेरी गुड। और सबका आंसर सही भी है बेटा, वेरी गुड। इसी तरह लगे रहो। देखो बच्चों ये 30 है, ये 90 है, ये 60 होगा। दोबारा बता रहा हूं, 30, 90, 60 और 90 में से ये वाला 60 जाएगा, 60 जाएगा, ये वापस 30 हो जाएगा। तो R1 आ गया 30 डिग्री। म्यू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन R1। बच्चों म्यू हमें √2 दिया है, आई हमें निकालना है, R1 30 है, 30 आ गया नहीं, तिरछा गुना कर दो, साइन आई आएगा √2 और साइन 30 1/2 होता है, ये 1/√2 बचा, बिल्कुल उसी की तरह। और आई आ गया बेटा हमारा 45 डिग्री। चलो लिखो इसे।
क्वेश्चन में TIR है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन ये है, एक प्रिज्म है जिसका एंगल आपको 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री। इस बार हमने पीछे के सरफेस को मिरर नहीं बनाया, पिछले 2 क्वेश्चन से बना रहा हूं तो आपको ऐसा ना लगे हर क्वेश्चन में। इस बार मिरर नहीं है, प्रिज्म है। बच्चों यहां से कोई लाइट गई, लेकिन प्रिज्म से बाहर नहीं आई, यानी कि इस सतह से TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ गए? तो आपको बताना है हमारा जो म्यू है उसकी कम से कम मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ताकि कितने भी, यहां पर आई कुछ भी ले लो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करना। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी ले लो, लाइट उधर से बाहर नहीं आनी चाहिए। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा? थोड़ा सा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इस बार पहले क्वेश्चन है जिसका आंसर सही नहीं आ रहा। बच्चों मैं बताता हूं, देखो बच्चों, हम चाहते कितने भी आपतन कोण पर लाइट चली जाए वहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, अधिकतम आपतन कोण हम कितना ले सकते हैं बताओ? मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कितना ले सकते हैं? 90। मान लो कोई लाइट ऐसे आ रही है, बिल्कुल ऐसे आ रही है, लगभग समांतर आ रही है इसके, तो ये एंगल 90 हो गया, आई बराबर 90 ले लो। अब इसके बाद लाइट यहां से अंदर गई, ठीक है ना, ऐसे, और बच्चों यहां से TIR कराना है आपको। बहुत अच्छा डायग्राम बनाता हूं, रुको ना। ये लाइट ऐसे गई, अब बच्चों यहां से TIR हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, याद है, क्रांतिक कोण। तो बच्चों अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये 90 माइनस IC हो गया। यस सर। ये ऐसे करो, याद है आपको R1 प्लस R2 हमारा A होता था। यस सर। तो
R2 मैंने अभी कितना बोला है, R2 ये वाला 90 माइनस IC नहीं बेटा, इसको ये तो कार्तिक कौन होना चाहिए, वो तो 90 माइनस IC ये था। तो R1 कितना हो जाएगा, A कितना है 60 माइनस IC। मुझे बताओ ये दो लाइन समझ में आई या नहीं आई? सर R2 वाला वंस मोर समझे ना है बेटा? सर R2 वाला वंस मोर। बेटा ये R1 होता है ना हमेशा, और ये R2 होता है, ये वाला R2 होता है ना, R1 प्लस R2 A होता है। अब अगर यहां से आपको TIR कराना है तो R2 को आपको क्रिटिकल एंगल लेना पड़ेगा, R2 को क्रिटिकल एंगल लिख दिया और उधर ट्रांसफर कर दिया। यस सर। अब आप स्लेज लॉ लगा दो। स्लेज लॉ होता है म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1, और बच्चों I आपने 90 लिया है तो ये आ गया साइन 90 अपॉन साइन 60 माइनस IC। अब मुझे लग रहा है थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई शायद इसमें। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? साइन 90 तो 1 होता है बच्चों, म्यू 1 अपॉन साइन IC होता था ना, याद है? यस सर। यस सर। यहाँ पर हम 1 अपॉन साइन IC लिख देते हैं एक बार, और ये तो 1 हो गया, और ये हो गया साइन 60 माइनस IC। तो ऊपर ऊपर बराबर तो नीचे नीचे बराबर, तो अब हमारा हो गया साइन IC बराबर, सही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू साइन 60 माइनस IC। नहीं उधर बाहर चला गया क्या? थोड़ा पास लिख देता हूं, बाहर चला गया। हाँ बच्चों वापस लिख रहा हूं, नीचे वाले पदों को बराबर करो, साइन IC बराबर साइन 60 माइनस IC। बेटा साइन दोनों तरफ हट गया, तो IC इज इक्वल टू 60 माइनस IC को इधर ले आओ, 2IC बराबर 60, तो IC कितना हो गया 30। और बच्चों म्यू कितना होता है 1 अपॉन साइन IC होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख दो, साइन 30 इक्वल 2 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा, ये आंसर आएगा। तो बच्चों आंसर आएगा 2, √2 नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मेरा क्वेश्चन की लैंग्वेज है बेटा, म्यूट किया करो, आप लोग भूल जाते हो म्यूट करना। मेरे क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से सुन लो क्या थी, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा। हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका एंगल 60 है, हम चाहते हैं कि प्रिज्म का मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ ताकि कितने भी एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो जाए इस सरफेस से बाहर नहीं आनी चाहिए, यानी कि यहां से वापस अंदर आ जाए, TIR होना चाहिए, ये क्वेश्चन था। व्हाटएवर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कुछ भी हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, म्यू बताना है। हिंदी में सुन लो, एक प्रिज्म है जिस न्यूनतम अपवर्तनांक बताना है ताकि कितने भी कोण पर लाइट आपतित हो दूसरी सतह से लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए। और बेटा ये इसकी कैलकुलेशन, मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन बीच बीच में अच्छे कराना बहुत जरूरी है, इसलिए कहीं कहीं आप फंसोगे। वैसे आज आपका रेस्पॉन्स अच्छा है, पहले दोनों क्वेश्चंस का जवाब दोनों तीनों क्वेश्चन का सही आया, अच्छी बात है। हेलो सर। हाँ बेटा। हेलो सर। सर यहाँ पे बताइए ना, IC इक्वल्स टू 30 कैसे आया? आज बहुत दिनों बाद वही हुआ है जिस पर मैं हल्का सा नाराज होता हूँ। मेरा बच्चा ये क्या पूछा है, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन, ये IC इधर आएगा, 2IC हो जाएगा। ओके सर, आ गया समझ में, आ गया। ये क्या था बेटा? सर ध्यान नहीं दी थी ना, आ गया समझ में। सो जाते हो कभी कभी। सर बेटा सर I इज इक्वल टू 90 ही क्यों लिए? कहाँ लिखा है मैंने? अरे मैंने क्या कहा, मुझे म्यू की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो बेटा I की वैल्यू मैक्सिमम लेने की कोशिश करूंगा ना,
हाँ मैंने कहा म्यू मुझे कम से कम चाहिए, तो आई आप मैक्सिमम ले लो ताकि म्यू मिनिमम आ जाए, इसलिए लिया। आई की मैक्सिमम वैल्यू लेने पर म्यू मिनिमम आएगा। वो आप म्यू इज इक्वल टू 1/sin इस वजह से लिए एक को। कुछ भी कह लो, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर इस एंगल को कम करोगे तो वैसे भी टीआईआर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर ये एंगल कम होगा तो ये भी कम होगा, ये कम हाँ होगा ये बढ़ेगा, क्योंकि R1 प्लस R2 ये है, R1 कम करोगे R2 बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो टीआईआर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर 90 डिग्री पर हमने टीआईआर करा दिया ना, तो बाकी एंगल पर तो होना ही है, इसलिए हमने मैक्सिमम एंगल लिया है। समझ गए? ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, गुड। आपका क्वेश्चन अच्छा था बेटा, आपका क्वेश्चन अच्छा था। ये किसी ना किसी बच्चे को पूछना चाहिए था कि मैंने I90 क्यों लिया है। ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। गुड। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसमें कैलकुलेशन बस एक बार संभाल लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें जरूर थी बच्चों। एक प्रिज्म है जिसका आपको आई दिया है, ई दिया है, ए दिया है और म्यू निकालना है, बस, है ना। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं आई क्या था, ई क्या था, ए क्या था। बच्चों ये एंगल आई था, ये वाला, लाइट ऐसे गई और यहां से बाहर निकली, ये एंगल ई था। मेरे क्वेश्चन में आई 60 है, ई 30 है और ए भी 30 है। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और कैलकुलेट क्या करना है, म्यू निकालना है। बच्चों इसमें भी कैलकुलेशन हो सकती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें भी हो सकती है, आराम से करो। कैलकुलेशन ज्यादा होता है। साइन 45 अपॉन साइन 15, प्रियंका का आंसर। भावना वेरी गुड, सही है बेटा आपका आंसर। अरे वाह, मैं तो सोच रहा था कि कैलकुलेशन ज्यादा है, तुम घबरा जाओगे, इस बार तुम छप्पर फाड़ दिया। वेरी गुड।
सर √2। लिख दो ना, मैं पढ़ लूंगा। वैसे √2 सही नहीं है सर √2 क्या? गलत है, बोलो मत, लिख दो, टाइप कर दो। √2 सर √2। अरे बावड़ा है क्या, सुन नहीं रहा तुझे, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बोलने की जगह टाइप कर दे, पढ़ लूंगा। देखिए आई हो गया। सही है बेटा, आप लोगों का √3 सही है। कैसे कैलकुलेट किया, कौन बता रहा है आप में से? सर हाँ बताओ। सर पहले मिनिमम डेविएशन निकाल लिए, फिर उसके बाद रख के तो आंसर आ गया था मेरा। बेटा मिनिमम डेविएशन तो मैंने क्वेश्चन में दिया ही नहीं, और वैसे भी सर तो डेविएशन पर आई और ई इक्वल होता है। सर मैं एंगल के थ्रू निकाली थी। नहीं 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 नहीं, नहीं। मिनिमम डेविएशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम डेविएशन पर ये दोनों इक्वल होते हैं, जबकि मैंने अलग अलग दिए। और कोई बताओ। सर नॉर्मल से क्या बोलते हैं कि वो जो ई है उसके बाद जो एंगल बचा 90 माइनस ई ले लेंगे उसको, और उसके जस्ट अपोजिट एंगल भी 90 माइनस ई होगा। तो सर ये ई है, यस सर। तो इसके अपोजिट एंगल कोई है ही नहीं, क्योंकि ये तो सर नॉर्मल से इधर साइड सर उसका 90 माइनस ई बनेगा ना सर, तो उसके अपोजिट होगा ना 90 माइनस। ये बेटा उसके अपोजिट कैसे हो सकता है, इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये सिंगल लाइन थोड़ी ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है सर तो मैं वैसे ही निकाली थी, उसी में आंसर आया है। सर मैं एक्सप्लेनेशन गलत है और आंसर सही है। सर मैंने ऐसे निकाला था ये एंगल लेके। सर जुगाड़ से आ गया। अब आएगा मजा, अब देखते हैं किस किस का कैसे कैसे आंसर आया है। आंसर तो सबका सही है। मैं ऐसे निकाला था सर, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर में। हाँ। तो आपका ये सेट जो ई के जस्ट पीछे वाला कोड आपका 90 निकला, ऊपर वाला ऊपर हाँ। यस, ये आपका 90 निकला और ए आपका 30। कैसे आ गया ये 90 कैसे आ गया भैया? ये एंगल 90 कैसे हो सकता है? ये 90 नहीं है बेटा, अगर ये 90 होता तो लाइट सीधी चली जाती, डेविएट क्यों होती? यस सर। तीसरा विकेट डाउन। मैंने कहा ना मजा आएगा देखना आपके। ऑल आउट होंगे सर, आज तो ऑल आउट कंफर्म। विकेट हो गया आज पूरा। और कोई बता रहा है? मैं करूं? सर आप भी बता दो। और कोई विकेट गिरवा रहा तो गिरवा लो भाई। और मैं थोड़ा सर आप ही हार्दिक पांड्या बन जाओ अब। यस यस सर। ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा है बच्चों। R1 प्लस R2 हमारा A होता है और A -30 दिया है ना? एक मिनट, ठीक है। तो मैंने A30 लिया है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहो बच्चों। हमें ना R1 पता है ना R2 पता है, लेकिन एक तो हमें ये रिलेशन पता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1। अब इस सरफेस के लिए भी तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। एक तो फर्स्ट सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या आएगा? पहले लाइट हवा से आ रही है, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 प्रिज्म में अंदर गई, और साइन R1, क्योंकि ये एंगल R1 होता है। ढंग से सुनना बेटा, इस क्वेश्चन में हो सकता है कुछ और भी सीखना मिले। दूसरे सरफेस से जब हम रिफ्रैक्शन लेंगे यहां से, इसके लिए स्नेल्स लॉ लगाओ। तो लाइट कहां से आ रही है? म्यू से। तो पहले म्यू से आ रही है इनटू साइन R2, ये एंगल हम R2 लेते हैं। तो बच्चों म्यू साइन आई,
अरे इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 होगा और लाइट बाहर आई, बाहर आएगा sin E, क्योंकि म्यू 1 है, यहां पर म्यू 1 लिखना है। बच्चों ये दोनों इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई? ये पहले सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ है, ये दूसरे सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ है। सर सरफेस कौन कौन सा है एक बार फिर से बताइए ना। और कौन सा है? अरे ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। एक स्नेल्स लॉ यहां लगाया, दूसरा स्नेल्स लॉ यहां लगाया। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है। इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन E है। जब तक आप ये दोनों इक्वेशन नहीं समझोगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। जवाब दो वरना मुझे क्वेश्चन मिटाना भी पड़ सकता है बेटा। आप समझोगे पूछोगे तो मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन चुप रहोगे तो कैसे? यस सर, समझ में आ गया। मैं एक बार फिर समझा दूं बेटा, स्नेल्स लॉ हमेशा लगता है μ1 sin I बराबर μ2 sin R। इस सरफेस के लिए ये I है, μ1 1 है, लाइट अंदर गई, दूसरे μ2 म्यू हो गया और जो R1 है, R है वो R1 हो गया। फिर लाइट यहां से बाहर गई, इसके लिए आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस I R2 हो गया, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2, बाहर गई लाइट μ2 1 है इनटू sin R, R कितना है E। सुनो क्या बच्चों, ये 60 डिग्री है। अब ढंग से सुनना, यहां पर लिख दिया मैंने 60, ये 30 डिग्री है, यहां मैंने लिख दिया 30, करेक्ट? बच्चों इस इक्वेशन से म्यू निकाल लो, तो सॉरी sin R1 निकाल लो। sin R1 क्या आएगा? sin 60 अपॉन म्यू। sin 60 कितना होता है? √3/2 सर √3/2 और ये म्यू नीचे आ जाएगा। इससे sin R2 निकाल लो। sin R2 क्या हो गया? 1/√2 1/2 और ये म्यू नीचे चला जाएगा। बच्चों यहां से sin R1 आ गया, यहां से sin R2 आ गया, लेकिन अभी भी कैलकुलेशन बहुत बाकी है। अब बच्चों यहां से काम करने के दो तरीके हैं। अब देखो आपको मैं बताता हूं, जो हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑप्शन आते हैं, उस ऑप्शंस की हेल्प कैसे ले सकते हो। जैसे आपके सामने म्यू की 3-4 वैल्यू लिखेगा, तो मान लो आपका आंसर √3 है, एक बार है ना √3 मान लेता हूं। बच्चों यहां पर अगर √3 हम लिख देते हैं तो सॉल्व करने पर ये कितना आ रहा है? 1/2। यस सर, यानी कि R1 30 आ गया और यहाँ सर 1/2 आएगा, नहीं यहाँ √3 रखोगे तो 1/2 आएगा। 1/2 नहीं तो फिर तो कुछ गड़बड़ हो गई यार। फिर तो ला इधर तो और क्या हो गया? नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो अपन ने की है या क्वेश्चन में गड़बड़ है? हो सकता है क्वेश्चन में भी हो। मैं ये कहना चाह रहा था, अगर म्यू की वैल्यू √3 पुट करने पर ये अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो मतलब हमारा आंसर सही है, वरना गलत है, बस ये कहना चाह रहा हूं। क्योंकि है ना अभी सीधा सीधा इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। R1 प्लस R2 30 है, मुझे एक वैल्यू गलत लग रही है इसमें, इसलिए अभी मैं इस क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, आगे चलो बस। क्योंकि हाँ बेकार में क्लास में ज्यादा समय नहीं, मैं करेक्शन करके कल बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है? बहुत ज्यादा समय लेंगे तो तुम्हारा भी इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। चलो बच्चों, इसमें मैं बाद में करेक्शन ढूंढूंगा। और देखो क्वेश्चन, नहीं बच्चों लाइट, अब हम प्रिज्म का सेकंड पार्ट पर जा रहे हैं। प्रिज्म का फर्स्ट पार्ट था डेविएशन ऑफ लाइट। हो सकता है बेटा वैल्यू कोई गलत हो, इसमें क्या है, आ जाता है, नॉर्मल चीजें हैं। हाँ
अपन तो गड़बड़ नहीं कर सकते। हाँ ये क्वेश्चन, ये कॉन्फिडेंस बढ़िया है भैया, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अब पता लगेगा बेटा, गड़बड़ नहीं हुई तो तैयार रहना। चलो, पहले हमने देखा था डेविएशन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का विचलन। अब लिखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कल हिंदी बताई थी तुम लोगों ने डिस्पर्जन की, दोबारा बताओ। प्रकाश का विक्षेपण। हाँ लिखो, प्रकाश का विक्षेपण। बच्चों एक नई चीज बता रहा हूं आपको। क्या आप जानते हैं किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। पता है क्या? ओ भैया, अब आप है ना ये डिस्कशन से बाहर आ जाया करो, मेरी क्लास में ज्यादा डिस्कशन मत किया करो, क्योंकि जरा सा भी इधर उधर हिले ना तो सारा टॉपिक खराब हो जाएगा। अब ये लिखा लिखी खत्म करो, मैं आपको पहले भी टोका है। जहाँ नदी दुर्घटना घटी। मेरी क्लास में नहीं, चैटिंग मेरी क्लास में सिर्फ काम की होगी, फालतू नहीं होगी। हाँ मैं कह रहा था, अब देखो बुलवा दिया ना, क्या कह रहा था, क्या कह रहा था भैया? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी वेवलेंथ लैम्बडा पर डिपेंड करता है, ये पता है या नहीं? पता है सर। यस सर, क्या होता है? चलो बताओ। नहीं पता, बताओ फॉर्मूला नहीं पता सर। अगर आपको पता है तो एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन पता होगा। सर ये तो पता है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है ना वो कम विचलित होता है, मतलब वो दूर तक जाता है। मेरा बच्चा विचलन कहाँ से आ गया? मतलब वो ज्यादा, मतलब ना कम फैलता है, जैसे रेड लाइट है वो कम फैलती है। विक्षेपण बोल रही है, बातें थोड़ा धीरे बोल। लैम्बडा और म्यू का रिलेशन क्या होता है? ये आलतू फालतू चीजें क्यों बताने पे? सर जी सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोबारा बोलो क्या? सर जी विक्षेपण मतलब कि जो विक्षेपण क्षमता होता है वो प्रिज्म के दुनिया भर की चीजें बता दे, बस ये मत बताना म्यू क्या पर क्या निर्भर करता है। सर म्यू का लैम्डा। हाँ एक मिनट सुनो, एग्जाम में वो नहीं बताना होता जो हमें आता है, एग्जाम में उसका जवाब देना होता है जो वो पूछ रहा है। ये पता है या नहीं पता? हाँ एग्जाम में जो वो पूछता है उसका जवाब देना है, ये नहीं हमें जो आता है हम उसका जवाब देंगे, वो कुछ भी पूछे। मैं बार बार पूछ रहा हूं बेटा, लैम्बडा और म्यू का रिलेशन बताओ। वैसे लास्ट में एक बच्ची बोली थी, उसने ठीक बोला है, वो रिपीट करें। सर म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्बडा के। हाँ ये बात है यार, देखो कितनी देर के बाद ये जवाब सही आया। बच्चों इसे बोलते हैं कॉशी रिलेशन। कभी सुना है नाम? CAUCHY। कोची नहीं होता, ये कॉशी होता है, कॉशी रिलेशन। हेडिंग लिखो, कॉशी रिलेशन। छोटी सी हेडिंग, बड़ी हेडिंग नहीं है। और इसमें लिखो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये रिलेशन होता है बेटा, म्यू बराबर a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। अब बताओ कितने बच्चों ने ये रिलेशन कहां आ गए? सर कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है, बाकी नहीं पता। चल ठीक है, धुंधला धुंधला याद आ रहा है। बच्चों यहाँ पर जिसका लैम्बडा ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा, क्योंकि लैम्बडा नीचे आ रहा है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम बात करते हैं विबग्योर की। बच्चों इसे तो पहचानती होंगे ना? यस सर। क्या बताए? इंद्रधनुष का कलर। इंद्रधनुष के कलर। सही है, सही है, गलत नहीं है, गलत नहीं है।
इंद्रधनुष के कलर। ओके बेटा, हमारा जो विजिबल रेंज होता है ना, लाइट होती है, दृश्य प्रकाश, उसमें जो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है, मिनिमम वेवलेंथ, वो ये होती है वॉयलेट, और जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, अधिकतम तरंग दैर्घ्य, वो इसकी होती है। हमारा दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट वॉयलेट से शुरू होता है, मिनिमम वेवलेंथ, और रेड पर खत्म होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब जानते हैं। हिंदी आपको आती है, हिंदी मुझे नहीं आती। वॉयलेट को क्या बोलते हैं? बैंगनी। यस सर। और इंडिगो को ये वाइट। केसरी। केसरी बोलते हैं। जामुनी। जामुनी बोलते हैं सर। जी, फिर बी को नीला बोलते हैं, फिर जी को हरा बोलते हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ वो नहीं पता। आई क्या होता है? जामुनी सर। जामुनी नाला बोलते हैं। नारंगी कलर बोलते हैं। जामुनी, नीला, हरा, ये पीला, पीला, नारंगी, संतरा, संतरा। नारंगी। शॉर्टकट है सर उसका भी। सर इसको भी हिंदी में बोलते हैं बैजानी है। जानी हैप्पी नाला। किसको? किसी को किसी को याद करने का टेक्निक सर। यस सर। इसको भी याद। अरे यार, बड़ी बड़ी चीजें टेक्निक बना, ये छोटी सी चीज है। बच्चों, इसका वेवलेंथ सबसे कम है, तो बच्चों इसका म्यू सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा हाई। वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए वॉयलेट का म्यू सबसे ज्यादा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वॉयलेट की होती है, सबसे ज्यादा रेड की होती है। म्यू उल्टा होगा, सबसे ज्यादा म्यू होगा वॉयलेट का और सबसे कम म्यू होगा रेड का। अब है ना, मजेदार चीज आने वाली है। हम लोग विक्षेपण तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन उससे भी मजेदार TIR में एक चीज पूछता हूं। बच्चों मान लो ये ग्रीन लाइट है, हम मान लेते हैं ये ग्रीन है। कौन सी लाइट है? ग्रीन, जी। और ये पानी से हवा में आ रही है, वाटर से एयर में जा रही है, और ये सरफेस के पैरेलल हो गई। हरा प्रकाश पानी से निकलकर हवा में जा रहा था, अपवर्तन के बाद सतह के समांतर हो गया। ग्रीन लाइट वाटर से एयर में जा रही थी, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई। तो मुझे बताओ TIR कौन कौन से रंगों का होगा? बताओ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कौन कौन से कलर का होगा इन 7 कलर में से? ग्रीन तो ले ही लिया, बाकी 6 बचे। आपको बताना है किन का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। सोचो। अगर मैं ग्रीन की जगह ब्लू ले लूं तो क्या वो बाहर जाएगी या नहीं जाएगी, ये बताना है। या येलो ले लूं तो येलो बाहर जाएगी या नहीं जाएगी? सोचो, सोचकर जवाब देना बेटा। बच्चों ने लिखा तो है, जतिंदर ने लिखा है YOR, येलो, ऑरेंज, रेड, और भावना ने लिखा है BIB, बिल्कुल उल्टा। शॉर्ट में लिख दो, चलेगा, मैं समझ जाऊंगा। येलो, ऑरेंज, रेड। मतलब आप कह रहे हो येलो, ऑरेंज, रेड का आंतरिक परावर्तन होगा, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं, अभी जवाब दूंगा मैं। बच्चों इसका मतलब ये जो एंगल है, ये ग्रीन कलर के लिए, हर कलर के लिए IC बदलेगा। हरे प्रकाश के लिए, ग्रीन लाइट के लिए ये एंगल IC है। तो IC क्या हुआ, याद है आपको? साइन IC होता है 1/μ। म्यू किसके लिए? ग्रीन के लिए, ग्रीन के लिए, है ना? इसको I लिख देता हूं, है ना, IC की जगह। तो साइन I हो गया 1/μ ग्रीन। अब मुझे बताओ, अगर मैं ग्रीन की जगह येलो ले लूं तो बेटा म्यू बढ़ेगा या घटेगा? सर कम होगा। यस, सही है, सही है, सही है। येलो का लैम्बडा ज्यादा होता है, म्यू कम होगा। अगर म्यू कम होगा तो 1/μ बढ़ेगा। ज्यादा।
यानी कि येलो का क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा जबकि हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा। समझ गए आप? यस सर। येलो का क्रिटिकल, येलो का क्रांतिक कोण इस कोण से ज्यादा होगा, तो येलो का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब वो और एंगल बनाता है, इस एंगल पर येलो अंदर आ जाएगा, तो YOR सही आंसर है। तो बच्चों सुनो, अगर मैं इसे श्वेत प्रकाश ले लूं, व्हाइट लाइट, ढंग से सुनना, पता है सफेद रंग की खास बात क्या होती है? उसमें 7 रंग होते हैं, पता है ना? यस सर। व्हाइट लाइट में ये 7 रंग है, इन 7 में से ग्रीन लाइट सरफेस के पैरेलल हो गई, बाकी तीनों लाइट अंदर आ जाएंगी। कौन कौन सी अंदर आएंगी? YOR, और बाकी 3 बाहर जाएंगी। लेकिन सुनना ढंग से, बड़ा मजेदार चीज है, बाकी 3 जो बाहर जाएंगी वो तीनों एक लाइन में नहीं जाएगी, ऐसे जाएंगी अलग अलग एंगल पर, क्योंकि बेटा R तो सबका अलग होगा ना, sin I बराबर म्यू sin R, तो R तो सबका अलग होगा। अब मुझे बताओ इन तीनों में सबसे नीचे वाला कौन सा रहेगा? VIB बचा, VIB में सबसे नीचे वाला कौन सा आएगा, सबसे ऊपर कौन सा आएगा? सर ब्लू सबसे नीचे आएगा और वायलेट सबसे ऊपर। यस सर। देखो ये I है ना, अपना इक्वेशन बनेगा म्यू sin I इज इक्वल टू sin R, R इधर से लेना होता है बच्चों। R सबसे कम होगा जब म्यू सबसे कम होगा, और म्यू सबसे कम किसका होता है? जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होता है। लैम्डा किसका? बच्चों ये ब्लू होगा, ये I होगा, और ये V होगा। यस, ये कहानी उल्टा तो नहीं कर दिया? उल्टा लिख दिया नहीं, उसमें नहीं, YOR कहीं अपन ने गलत लिख दिया हो। बच्चों एक बार चेक कर लो, YOR बाहर तो नहीं जा रहा, मुझे गड़बड़ सी लग रही है थोड़ी थोड़ी। VIB अंदर आएगा शायद, नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें क्या गलती हो सकती है? मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। कई बार आप लोगों के इन्फ्लुएंस में हम भी आ जाते हैं, ऐसी क्या बात है? तो एक बार दोबारा से चेक करो, येलो ऑरेंज रेड अंदर आएगा या बाहर जाएगा? दोबारा चेक कर लेते हैं, रुको बच्चों। ग्रीन कलर के लिए ये एंगल क्रिटिकल एंगल था, तो येलो के लिए वेवलेंथ ज्यादा है तो म्यू कम होगा, म्यू कम होगा तो 1/म्यू ज्यादा होगा, यानी कि क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। उल्टा कर दिया ना, उल्टा कर दिया। पता उल्टा सिर्फ इसलिए किया, एक बार मैंने बोल दिया था ना तुम्हारा आंसर सही है, उसमें फ्लो में चला गया। दोबारा सुन लो बच्चों, एक बार फिर से सुन लो, फिर से सुनो। ये क्रिटिकल एंगल जो था ये ग्रीन का था, येलो के लिए लैम्डा ज्यादा है, म्यू घटेगा, म्यू घटते ही क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। अब सुनना, येलो का क्रिटिकल इधर आएगा, अरे भैया जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम होता है तो लाइट बाहर जाती है अंदर आती है? बताना। अंदर आती है, बाहर जाएगी सर बाहर जाएगी। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो TIR होता है, ये उल्टा कर दिया अपन ने। बच्चों क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, यानी कि हमारा जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो तो क्रिटिकल से कम रह गया ना। येलो का क्रिटिकल ज्यादा है, यानी कि अभी हमारा जो आपतन कोण है वो क्रिटिकल एंगल से कम है। अरे जब क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो लाइट बाहर जाती है, तो VIB YOR बाहर जाएगा और VIB अंदर आएगा। बच्चों ये गलती थी, उसी समय हो गई थी, अब पकड़ में आ गई। सुना आपने? एक बार फिर सुनो बच्चों, क्रांतिक कोण बनाए आपतन कोण नहीं। चलो मैं आपको एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूं। बच्चों मान लो, एक मिनट ढंग से सुनना,
मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, 30, एक मिनट, ये पक्का समझ में आएगा आपको, ये 30 है आपतन कोण, लाइट इधर आ रही है बच्चों। येलो कलर के लिए आप क्रांतिक कोण 30 से ज्यादा होगा ना, मान लो 40 डिग्री हो गया। अब हमारी जो लाइट आ रही है वो तो 30 पर आ रही है, और येलो के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है 40। हाँ, इसका मतलब अभी जो आपतन कोण है, जो इंसिडेंस एंगल है, वो क्रिटिकल एंगल से कम है। और बेटा जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो लाइट बाहर जाती है, इसलिए येलो लाइट बाहर जाएगी और वीआईबी अंदर आएगी। और इन तीनों में, अब ये तीन अलग अलग हो गए ना, इन तीनों में सबसे ऊपर ये कैलकुलेशन वापस देख लो, आर जिसके लिए म्यू सबसे ज्यादा है उसका आर सबसे ज्यादा होगा। म्यू सबसे ज्यादा किसका है, जिसका आई सबसे कम है, लैम्डा सबसे कम है, तो ये वी आएगा, वो सॉरी लैम्डा सबसे कम वाई है, ये वाई आएगा, ये ऑरेंज आएगा, ये रेड आएगा। अब बन गया वी आई बी जी वाई ओ आर। आप पूछ सकते हैं जो पूछना है। तो सर रियल, सर बोलो, ये सर रियल एग्जाम। हाँ बोल। सर इसको देखने के लिए कोई रियल में टेक्निक होता है क्या? एक तो बनाना बहुत मुश्किल है, आप लाइट अंदर जाकर डालनी है, व्हाइट लाइट। प्रैक्टिकल तो कर सकते हैं बेटा, सावधानी से करें तो अपन को दिख भी जाएंगे कलर, क्यों नहीं दिखेंगे, स्केल में ही कलर दिख जाते हैं, लेकिन बहुत केयरफुली करना पड़ेगा ये एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों एक बार फाइनल सुन लो, अगर व्हाइट लाइट इधर से आ रही है और ग्रीन लाइट अगर सरफेस के पैरेलल होगी सर पे, तो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू उसका तो टीआईआर होगा, वो अंदर आ जाएंगी। येलो, ऑरेंज, रेड उनका टीआईआर नहीं होगा, वो बाहर निकलेंगी और अलग अलग हो जाएंगी। येलो, ऑरेंज, रेड तीनों अलग हो जाएंगे। नहीं अंदर वाले अलग नहीं होंगे, और ये तीनों रंग अलग नहीं होंगे, क्योंकि है ना टीआईआर में म्यू काम नहीं करता, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। बच्चों वी आई जी तीनों अलग नहीं होंगे, अंदर वाले नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता ना म्यू पर, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये 30 है तो 30 है, तीनों एंगल के लिए 30 होगा। तो बच्चों वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू इनका टीआईआर हुआ है, लेकिन ये तीनों अलग नहीं होंगे। चलो अब हम प्रिज्म पर आ जाते हैं बच्चों। इसी तरह प्रिज्म में होता है। प्रिज्म में क्या होता है, इधर देखो, ये डायग्राम आपने बहुत देखा होगा। यहां से व्हाइट लाइट आई, सफेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश। बच्चों यहीं से अलग हो जाएंगे या वहां जाकर अलग होंगे? सेकंड सरफेस में जाके अलग। ओ भैया अलग तो पहले सरफेस से ही हो जाएंगे ना, सबका म्यू आएगा तो सबका आर तो अलग आएगा। समझ में आया? ये व्हाइट लाइट है बेटा, एक तो म्यूट कर लिया करो, आपकी आवाजें आती रहती हैं जबरदस्त वाली। तो बच्चों चूंकि सबका म्यू अलग है तो सारी लाइट यहीं से प्रकाश अलग अलग हो जाएंगे। देखो एक इधर गया, एक इधर गया। बच्चों मैं है ना सारे 7 रंग बनाऊंगा तो डायग्राम गंदा बनेगा, इसलिए मैं सिर्फ बी और आर बना देता हूँ, बाकी छोड़ देते हैं, डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा। ये देखो बच्चों मैंने सिर्फ आपको 2 रंग दिखाए, एक्सट्रीम वी और आर। मुझे पता है बाकी सारे इनके बीच आ जाएंगे।
मुझे बताओ इन दोनों में V कौन सा है और R कौन सा है? सर जी आर ऊपर वाला यस सर। और वी नीचे वाला। ऊपर वाला आर है, ऊपर वाला आर है, नीचे वी। वाला वी है। तो आप डिसाइड ऐसे करेंगे, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर हो जाएगा, है ना। देखो वॉयलेट के लिए म्यू सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा म्यू होगा तो आर सबसे कम होगा। कम होगा। तो ये वाला आर होता है कि ये कम है, तो आपका आंसर सही है। ये वॉयलेट होगा और ये रेड होगा, करेक्ट। बेटा बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, क्योंकि म्यू उसका सबसे कम डेविएशन होता है, क्योंकि म्यू सबसे ज्यादा होता है। तो इसका म्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए आर सबसे कम होगा। अब बच्चों लाइट बाहर निकलेगी ऐसे, देखो ये लाइट ऐसे निकलेगी, ऐसे बाहर निकलेगी, ये V होगा, ये R होगा। बच्चों मैंने बाकी रंग नहीं बनाए, बाकी रंग इनके बीच में होंगे सारे, लास्ट में बना दूंगा। अब डेविएशन दिखा रहा हूं, देखो बच्चों अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट इधर जाती। अब ढंग से सुनना, प्रिज्म की प्रेजेंस में वॉयलेट इधर गया, ये डायग्राम थोड़ा एक्यूरेट बनाना होता है, और रेड इधर गया, ठीक है। ऐसे ये रेड गया, बच्चों वॉयलेट इधर गया, रेड इधर गया, दोनों को पीछे बढ़ाया, यहां मिले। जितने एंगल में ये लाइट फैली है ना बेटा, ये देखो ये लाइट ऐसे फैल रही है ना, ऐसे फैल रही है, तो ये जो एंगल होता है ये कहलाता है थीटा। लिख लो डेविएशन, तो हाँ डेविएशन क्या कहलाता है, फिर भूल गया हिंदी क्या थी, कोड़ी विक्षेपण। एंगल ऑफ डिस्पर्जन हिंदी क्या होगी, कोड़ी विक्षेपण। कोणीय विचलन कौन सर? विचलन नहीं बेटा, मतलब नहीं, विचलन तो एक कलर के लिए बोलते ना, टोटल एंगल जो आया दोनों के बीच का वो कहलाता है एंगुलर डिस्पर्जन, कोणीय विक्षेपण। पहले डायग्राम बनाओ फिर लिखाऊंगा मैं। थीटा लिख दूं क्या, चलो सिंबल चेंज कर दो, थीटा लिख दो बस। हाँ बच्चों थीटा हुआ डेल्टा V माइनस डेल्टा R। ये वास्तव में विचलन था, ये बैंगनी रंग का विचलन है, ये रेड कलर का विचलन है। मैं हिंदी इंग्लिश में कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता हूँ, मुझे इंग्लिश बोलने दो। ये डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड, तो वॉयलेट का डेविएशन रेड का डेविएशन दोनों को घटाए ना, देखो ये इधर से ये पूरा एंगल डेल्टा V था और ये पूरा एंगल डेल्टा R था, डेल्टा V माइनस डेल्टा R थीटा हो गया, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन को क्या बोलेंगे, कोणीय विक्षेपण। ठीक है। बाकी कलर बीच में है, ऐसे सब बीच में निकल जाएंगे। मैंने शो नहीं किया, डायग्राम बहुत गंदा हो जाता। अब लिखो डिस्पर्सिव पावर, विक्षेपण क्षमता, इसका चिन्ह क्या लेते हैं, ओमेगा। आप में से कौन बता रहा है इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर विक्षेप? सर जी मैं बताऊंगी। बताओ। प्रिज्म से
सर बता रही हूँ। कोई भी प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्य किरण के जो विचलन के जो अनुपात होते हैं ना, तो उनके भी जो रंगों उनके रंगों के लिए जो भी आ रहे हैं ना, उनके रंगों के लिए बढ़िया ढंग से याद किया आपको। तो पदार्थ की वर्ण विक्षेपण अभी पूरा बोलेंगे ना। सॉरी। सही बोला, सही बोला, एकदम करेक्ट बोला सोनम ने। सुनो, ओमेगा होता है बेटा थीटा अपॉन मीन डेविएशन। मीन लिख दिया मैंने, मीन। सुन लो, देखो, एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, हिंदी में कोणीय विक्षेपण डिवाइडेड बाय माध्य विचलन। मतलब माध्य विचलन किसको बोलते हैं पता है? मीन डेविएशन क्या होता है? जो येलो रंग होता है ना बेटा, येलो, उसका जो विचलन है, उसका जो डेविएशन है, उसे हम मीन डेविएशन बोलते हैं। इसलिए यहां मीन की जगह येलो लिख सकते हो, थीटा अपॉन येलो, कोणीय विक्षेपण अपॉन माध्य विचलन। माध्य मतलब पीले रंग का विचलन। हाँ बच्चों, तो ओमेगा आ गया, ऊपर आएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर और नीचे आएगा डेल्टा येलो। असली फार्मूला ये है, अब इसको बॉक्स में डालो। थीटा हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा येलो। बच्चों अगर प्रिज्म एंगल स्मॉल है, फोर स्मॉल प्रिज्म एंगल, अब ढंग से देखना, डेल्टा वी होगा म्यू वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए। ये सूत्र कल वाला है जो मैंने छोटे प्रिज्म एंगल के लिए लिखाया था और मैंने कहा था आगे काम आएगा। डेल्टा रेड होगा म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए और डेल्टा येलो होगा म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए। बच्चों ये तीनों वैल्यू यहां रखो और सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। बच्चों बोर्ड पर मैं उल्टा चल रहा हूं, उधर से इधर आ रहा हूं, ध्यान रखना। ओमेगा क्या आएगा? डेल्टा वी माइनस, इसमें से इसको घटाओगे एक कट जाएगा, ये आएगा म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड डिवाइडेड बाय म्यू येलो माइनस 1। बच्चों अक्सर किताबों में आपको है ना यहाँ पर येलो लिखा हुआ नहीं मिलेगा। दरअसल यहाँ पर कुछ नीचे कुछ लिखते नहीं है, येलो को माध्य म्यू को म्यू लिखते हैं। और एक और बात, आपको क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू देगा, ये वैल्यू नहीं देगा। कारण है, हम जो म्यू होता है येलो का, वो वॉयलेट का और रेड के म्यू का मीन मानते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये आज का ये पूरा टॉपिक बेटा याद करने वाला है। आपको क्वेश्चन में येलो रंग का वाई म्यू नहीं देगा, हमको येलो का म्यू जो निकालना है वो वॉयलेट का म्यू और रेड के म्यू का औसत लेकर फिर काम चलाना होता है। बच्चों डिस्पर्सिव पावर की यूनिट क्या आएगी? विक्षेपण क्षमता का मात्रक क्या होगा? सर व्हाट? मारूंगा रेडियन। ओ इधर देख भैया, सेम चीज है, भाग दे रहा है, डिवाइड कर रहा है, यूनिट लेस है। और वैसे भी एंगल, हाँ व्हाट, ये डिस्पर्सिव पावर का मतलब हर कोई पावर वो वाला पावर नहीं होता, ध्यान से। तो बच्चा ये यूनिट लेस है, डिस्पर्सिव पावर की कोई यूनिट नहीं होती, मात्रक ही। बच्चों कल इस पर कुछ क्वेश्चन और देख लेंगे और उसके बाद हमारा प्रिज्म खत्म होगा और कल हम लेंस थ्योरी स्टार्ट कर देंगे, ध्यान रखना।
कल हम लोग लेंस स्टार्ट कर देंगे। आज के पूरे लेक्चर में बस एक कॉन्सेप्ट वाली जो चीज ना खतरनाक, जहां तो दिमाग चलाना पड़ा होगा, वो वही था जो अभी डिस्कस कर रहे थे। पानी में से अगर व्हाइट लाइट आता है तो कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा। और एक क्वेश्चन पर हमने आज नहीं किया, उसको कल देखता हूं उसमें क्या गड़बड़ है। ठीक है, चलो बच्चा। सर इलेक्ट्रिक वाला कब से स्टार्ट करेंगे? बस ऑप्टिक्स के बाद थैंक यू सर। देने वाला हूं मैं। थैंक यू सर, बाय बाय, गुड नाइट सर। आप वही लेंगे बेटा, है ना? ओके सर, थैंक यू। बाय। थैंक यू। दीवानी मुझे सीने से लगा ना, ना।